students, this is Madiha Fatma from Golden Arc Academy। तो जैसे प्रीवियसली हमने कुछ टॉपिक्स पढ़ा था और आप टाइटल देख रहे होंगे द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, तो इसमें आप मेरे प्रीवियस लेक्चर जाके देखो पार्ट 1, जिसमें हमने इंट्रोडक्शन पार्ट से डील किया था। एंड बेसिकली हमने उसमें पढ़ा था डिस्कवरी ऑफ सेल, फिर उसके बाद हमने पढ़ा था कि क्या क्या एक्सपेरिमेंट्स हुए, कैसे डिस्कवर हुए और कुछ साइंटिस्ट्स के नाम। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था बेसिक यूनिट ऑफ सेल और फंडामेंटल और स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ उसको क्यों कहते हैं, जो कि आप आगे लेवल में पढ़ते जाओगे जैसे जैसे चैप्टर में आप अंदर डीपली जाओगे। फिर उसके बाद हमने देखा था प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन टॉपिक को डील किया था, जिसमें कि था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन को दूसरे नाम से भी जाना जाता है। वो क्या है? वो है सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। यहाँ तक हमने देखा था। फिर उसके बाद हमने देखा था कि 3 एक्सपेरिमेंट हमने किया था, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में और एक आइसोटोनिक सॉल्यूशन है, तीसरा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, हाइपर, आइसो एंड हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। और मैंने उस लेक्चर में ये भी बता रखा है कि आप इन तीनों चीज़ों को कैसे याद कर सकते हो, क्योंकि बेसिकली क्या होता है ना कि आप जब याद करने बैठते हो तो बहुत से बच्चे होते हैं कि कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसमें मैंने ये भी बताया है ट्रिक्स एंड मेथड्स कि आप कैसे याद कर सकते हो किसी एक चीज़ को लेकर के, तो वो आप प्रीवियसली आप देख सकते हो प्रीवियस वीडियो में। तो आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे विद द टॉपिक ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और ये मैं आप लोगों को क्लियर बता दूँ कि जो बच्चे नीट के लिए तैयारी कर रहे हैं वो इस वीडियो को आराम से देख सकते हैं, बिकॉज इस लेक्चर में मैंने 9th एंड 11th दोनों को लेकर चल रही हूँ। और कुछ पार्ट्स है 11th के जो स्टार्टिंग में आपने देखा होगा, यूनिसेल्यूलर एंड मल्टी सेल्यूलर एंड सेल ऑर्गेनल्स, कुछ पार्ट डिस्कस हुए हैं, तो वो मैं लास्ट में करूँगी डिस्कस। अभी बेसिकली चैप्टर 9 का जो पार्ट है उस सीक्वेंस में हम लोग चल रहे हैं, तो वहाँ तक हम लोग किए। आज हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन को आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो जैसे हम लोग ने लास्ट में पढ़ा था कि हाइपर, हाइपो एंड आइसो किसको कहते हैं, आइसोटोनिक सॉल्यूशन जो पढ़ा था, तो आज बेसिकली इसके बारे में देखेंगे कि लाइक डिफ्यूजन, राइट। तो डिफ्यूजन किन किन चीज़ों में होता है, इसका एग्जाम्पल जस्ट लाइक आप ले लो यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स, तो वो क्या करते हैं, वो अपना खाना कैसे लेते हैं, कुछ भी अंदर कैसे जाते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ डिफ्यूजन। प्लांट्स में ले लो, प्लांट्स कैसे वाटर एब्जॉर्ब करता है, ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। मैंने बताया था कि जब एक्सचेंज हो गैसेस बिटवीन द गैसेस लाइक O2 या CO2, तो उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं डिफ्यूजन। डिफ्यूजन में क्या था, डिफ्यूजन में हमने पढ़ा था एक्सचेंज ऑफ गैसेस, और ऑस्मोसिस में क्या पढ़ा था, ये याद रखना आप, क्योंकि ये आगे भी टर्म काम आते रहेगा। ठीक है, तो ये आपको बाय हार्ट याद रखना। और ऑस्मोसिस में क्या डिफरेंस था, एक्सचेंज ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, ये मैंने आपको रिमाइंड करा दिया। अब हम लोग आगे इसका देखेंगे कि लाइक वो प्रोसेस। अभी प्लाज्मा मेम्ब्रेन का हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं, तो चलिए टॉपिक मैं डाल देती हूँ, आप लोग अपने टॉपिक से ही कंटिन्यू करो एंड कंफ्यूज नहीं होने का। चलो इधर डालती हूँ मैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में हमने जो देखा था उसके आगे देखते हैं कि लाइक प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करें तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन हैज़ अ फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर, और इसके फ्लेक्सिबिलिटी के वजह से वो अपना खाना इनटेक कर लेता है। ठीक है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का आप लिख सकते हो दैट द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन फ्लेक्सिबल। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है कि प्लाज्मा membrane is flexible and made up of
ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है। अभी इसका ऑर्गेनिक मैटर क्या है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का याद रखना ये दो चीज़ों का बना है बेसिकली, जो इम्पॉर्टेंट है, जो ज़्यादा नंबर में, वो है क्या, प्रोटीन एंड लिपिड। तो मेड अप ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, या फिर आप एक काम करो, मैटर की जगह पे मटेरियल लिख दो। मटेरियल में क्या आएगा, प्रोटीन एंड लिपिड, ठीक है। ये हमारा पहला पॉइंट हो गया। फिर उसके फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से उसको खाने मिलता है, तो हम लोग सेकेंड पॉइंट लिख सकते हैं that the flexibility of cell membrane also enables the cell to engulf the food the flexibility of cell membrane also enables the cell to engulf food, and the process is known as, और वो प्रोसेस क्या कहलाता है, the process is known as इंडोसाइटोसिस, ठीक है। इंडोसाइटोसिस किसको कहते हैं, वो प्रोसेस जिसमें एक ऑर्गेनिज्म अपने फूड को इनगल्फ करता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन अपने फूड को इनगल्फ करता है, और क्यों, क्योंकि उसका सेल क्या होता है, फ्लेक्सिबल होता है वो, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे, लाइक आप एग्जाम्पल में क्या ले सकते हो, एक ऐसा यूनिसेल्यूलर का एग्जाम्पल बताओ जो कि लाइक आप कॉमन देखे होगे। अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूँ अमीबा का, राइट, तो अमीबा का स्ट्रक्चर कैसा होता है, अमीबा कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। अब उसके बाद क्या होता है, इसको कोई फूड दिखता है इधर अपना, तो ये क्या करता है, फूड को इनगल्फ करता है, और ये क्या है, इसका फ्लेक्सिबल नेचर है ये अमीबा। अमीबा क्या करता है, उसको फूड दिखा तो फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से ये ऐसे एक्वायर करता है, ठीक है। फिर उसके बाद ये इनगल्फिंग प्रोसेस है, दिस इज इनगल्फिंग ऑफ फूड, किसके थ्रू, बाय अमीबा। अब उसके बाद क्या होता है कि फूड इसके अंदर आ जाता है, ठीक है। तो दिस इज द प्रोसेस जिससे कि अमीबा अपना फूड इनगल्फ करता है। ये आपका कॉमन एग्जाम्पल हो गया अमीबा का। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट में आते हैं। ये आपका अभी तक जो मैंने बताया वो 11th पार्ट था, 11th पार्ट इज ओवर। नाउ लेट्स मूव टू द क्लास 11th पार्ट, सॉरी 9th पार्ट इज ओवर। अभी हम लोग 11th पार्ट पे स्किप हो रहे हैं कि 11th में जो आप पढ़ोगे अबाउट दी सेल मेम्ब्रेन, तो उसमें क्या है, ठीक है। तो क्या होता है दैट सेल मेम्ब्रेन, हमने पढ़ाई कि सेल मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड्स। अब उसके बाद क्या उसमें डिफरेंस आता है, लाइक बेसिकली ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अब आपको ये देखना है कि जो मेजर लिपिड होता है, तो अब हम लोग उसका नाम देखेंगे। तो फिर नेक्स्ट लिखो दैट द मेजर लिपिड इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन is what is phospholipid। मेजर लिपिड क्या है, मेजर लिपिड इज द फोस्फोलिपिड। और ये कैसे अरेंज होता है, अरेंज इन दी बाइलेयर फॉर्म। फिर अभी हम लोग देखेंगे इसके अरेंजमेंट के बारे में, हम लोग थोड़ा डीप पढ़ेंगे, ठीक है। फोस्फोलिपिड अरेंज्ड इन बाइलेयर फॉर्म। बाइलेयर मतलब कि
कैसा, बाई, ट्राई 3, बाई 2, लेयर पे लेयर, बाई लेयर, ऐसा अरेंजमेंट होता है। अब उसके बाद देखेंगे उसका जो पोलर हेड होता है और एक नॉन पोलर हेड होता है, मतलब एक पार्ट प्रोटीन होता है, एक पार्ट लिपिड होता है, और उसका अरेंजमेंट कैसा होता है, ठीक है। तो अभी देखें अगर हम लोग, तो इसका अरेंजमेंट क्या होता है कि लिपिड्स आर अरेंज्ड विद इन द मेम्ब्रेन एंड प्रोटीन बाहर की तरफ, ठीक है। क्या, लिपिड्स अंदर की तरफ एंड प्रोटीन ऊपर की तरफ। तो लिख लो आप कि लिपिड्स अरेंज्ड इनसाइड द मेम्ब्रेन and protein arranged, रुकिए आप लिपिड अरेंज इनवर्ड लिख लो, अब ज़्यादा बेटर रहेगा। इनवर्ड मतलब अंदर की तरफ, इनवर्ड्स द मेम्ब्रेन एंड प्रोटीन अरेंज्ड आउटवर्ड द मेम्ब्रेन। अभी इसको एग्जैजरेट करके मैं बताऊंगी। इसका एक मॉडल दिया गया था, फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल, और उसमें बेसिकली किस अरेंजमेंट को माना गया। लाइक आपने पढ़ा होगा हर चीज़ों में कि लाइक बहुत से साइंटिस्ट आए, उन्होंने ऐसा मॉडल दिया, बट उसमें से करेक्ट किसका हुआ? करेक्ट हुआ सिर्फ एक का, जो है क्या? फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल। तो उसके बारे में अभी देखेंगे, ठीक है। पहले अभी इतना हो गया दैट लिपिड्स अरेंज इनवर्ड्स द मेम्ब्रेन एंड प्रोटीन अरेंज आउटवर्ड्स द मेम्ब्रेन। मतलब इसका अरेंजमेंट कैसा होता है? उसका अरेंजमेंट होता है PLLP। एंड व्हाट इज दैट PLLP? ठीक है, तो मतलब कि क्या होगा? अरेंजमेंट इन द फॉर्म ऑफ PLLP. And what is this? This is protein lipid protein। क्यों? क्योंकि आप देख रहे हो प्रोटीन बाहर की तरफ है और लिपिड है अंदर की तरफ, इसीलिए इसका अरेंजमेंट कैसा होता है? PLLP। ठीक है, यहाँ तक हमने पढ़ लिया। अब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप जैसे पढ़ रहे हो कि प्रोटीन एंड लिपिड्स होता है, ठीक है, फिर बाद में ये आप कहो कि अगर मैं हर सेल की बात करूँ किसी की बॉडी में, आप ले लो ह्यूमन बॉडी में हर एक सेल है हमारा, तो क्या उसमें प्रोटीन एंड लिपिड की क्वांटिटी सेम होगी? नहीं, हर एक सेल का अपना प्रेफरेंस है, अपनी क्वांटिटी है। तो वैसे ही अगर हम देखें ह्यूमन बींग्स की एरिथ्रोसाइट की बात करें, एंड व्हाट इज एरिथ्रोसाइट? एरिथ्रोसाइट इज RBC, रेड ब्लड सेल। मैं आपको जब ब्लड वाले चैप्टर में पढ़ाऊंगी तब बताऊंगी एरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स और भी टाइप्स ऑफ ब्लड्स होते हैं, ठीक है। अभी इधर हम लोग फोकस करेंगे ऑन सेल। तो ह्यूमन बॉडी में तो क्या है ये कि ह्यूमन बींग्स में अगर हम उसके एरिथ्रोसाइट की बात करें, एरिथ्रोसाइट, एंड व्हाट इज एरिथ्रोसाइट? एरिथ्रोसाइट इज RBC। तो एरिथ्रोसाइट में कितनी क्वांटिटी होती है प्रोटीन की और कितनी क्वांटिटी होती है लिपिड की? तो एरिथ्रोसाइट में क्या होता है कि 52% होता है प्रोटीन एंड 40% होता है लिपिड, ठीक है। तो ह्यूमन बीइंग में क्या है? RBC 52% प्रोटीन एंड 40% लिपिड्स। तो होपफुली यहाँ तक क्लियर है। ये आपको एग्जाम्पल दिया और सिर्फ आपको इसी का एग्जाम्पल याद करना है कि ह्यूमन बीइंग में अगर एरिथ्रोसाइट RBC की प्रोटीन एंड लिपिड की बात करें तो कितनी क्वांटिटी है। कंफ्यूज नहीं होना, ना जा करके गूगल करना है कि भाई बैठ करके ह्यूमन बीइंग का RBC है तो बैठ करके और भी सेल स्कैन कर रहे हैं, एकदम टाइम वेस्ट नहीं कर रहा है और फोकस करना है जो मैं पढ़ा रही हूँ, बिकॉज जो मैं पढ़ा रही हूँ वो NCERT का पार्ट है। एंड किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ले लो या आप अपने बोर्ड्स में ले लो तो NCERT ही पूछता है। सो यू डोंट हैव टू वरी, आई एम हेयर टू कवर ऑल योर NCERT पार्ट ईच लाइन बाय लाइन।
चलो अभी हमने पढ़ा यहाँ तक। फिर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि अब आप सोचो कि सेल मेम्ब्रेन में और क्या क्या हो सकता है। लाइक हमने पढ़ा प्रोटीन एंड लिपिड्स, ठीक है। फिर बाद में क्या हुआ, बाद में साइंटिस्ट्स ने डिस्कवरी की कि भाई प्रोटीन एंड लिपिड के अलावा और भी एक और कंपाउंड है, एक और चीज़ है जो कि प्रेजेंट होती है। तो आप सोचो क्या हो सकता है उसमें। अगर जिन्होंने पढ़ा है तो आप वो जवाब दो, सोचो माइंड में, और नहीं पढ़ा है तो मैं बताती हूँ। तो हम लोग क्या देख रहे थे लास्ट टाइम, मैंने क्या पूछा था आप लोगों से कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या क्या होता है, प्रोटीन एंड लिपिड। उसके बाद साइंटिस्ट ने क्या देखा, साइंटिस्ट ने देखा कि उसमें कार्बोहाइड्रेट भी प्रेजेंट होता है। तो ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में बाद में डिस्कवरी हुई कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंटेन्स क्या, प्रोटीन, लिपिड्स एंड कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। अभी कार्बोहाइड्रेट का क्या फंक्शन है कि कार्बोहाइड्रेट जो है वो कोलेस्ट्रॉल देता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, और उस कोलेस्ट्रॉल से क्या होता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन में स्टेबिलिटी आती है। तो कार्बोहाइड्रेट क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट देता है सेल को, प्रोवाइड्स कोलेस्ट्रॉल। और कोलेस्ट्रॉल क्या करता है, कोलेस्ट्रॉल गिव्स सेल मेम्ब्रेन स्टेबिलिटी, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अब उसके बाद हम लोग देखेंगे कि बाद में क्या हुआ कि लाइक ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन की बेसिस पे सेल मेम्ब्रेन को दो पार्ट पे डिवाइड किया। अब ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन क्या है, मतलब कि उससे एक्सट्रैक्ट करना, राइट। साइंटिस्ट लोग एक्सपेरिमेंट्स करते रहे। तो अब अगर आपको सेल के अंदर से किसी चीज़ को निकालना है तो आप क्या कहोगे, एक्सट्रैक्शन। तो डिपेंडिंग अपॉन द ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन, depending upon the ease of extraction, cell is divided into two parts, ठीक है। अभी एक्सट्रैक्शन दो तरह से हो सकता है, या तो आप उसको बाहर का एरिया निकालो या तो अंदर का एरिया निकालो, ठीक है। तो उस पर क्या हुआ कि दो पार्ट में डिवाइड किया, क्या क्या, एक इंटीग्रल और एक पेरीफेरी। तो पेरीफेरी प्रोटीन, आप वर्ड से समझो कि पेरीफेरी मतलब क्या, पेरीफेरी मतलब कि किसी चीज़ के सरफेस पे, आउटसाइड, आउटर सरफेस। ये मेरा फिस्ट है, फिस्ट के बाहर क्या है, मेरा स्किन, मेरा स्किन कहाँ है, मेरे पेरीफेरी में, ठीक है। तो ऐसे याद करना है। टू पार्ट्स कौन कौन सा, नंबर वन इज दी पेरीफेरी, पेरीफेरल पार्ट, ठीक है, पेरीफेरल, एंड दूसरा इंटीग्रल, ठीक है। अभी देखेंगे कि पेरीफेरल पार्ट में क्या आता है। पेरीफेरल मीन्स आउटर पार्ट ऑफ द मेम्ब्रेन, और इंटीग्रल में क्या आता है, इंटीग्रल मीन्स इनर पार्ट ऑफ द मेम्ब्रेन, ठीक है। अभी
हमने देखा पेरिफेरल पार्ट एंड आउटर पार्ट, ठीक है। तो पेरिफेरल में हमने क्या पढ़ा कि उसके सरफेस वाला पार्ट, आउटर पार्ट ऑफ द मेम्ब्रेन या फिर आउटर सरफेस ऑफ द मेम्ब्रेन, और इंटीग्रल में देखा कि पार्शियली या टोटली इनसाइड द मेम्ब्रेन। अब हम लोग देखेंगे कि मैंने बताया था आपको कि लाइक डिफरेंट साइंटिस्ट्स आए, उन्होंने मॉडल दिया, जैसे कि आपका एक मॉडल आया था लैमेला और सैंडविच मॉडल, ठीक है। तो लाइक इधर मैं बताती हूँ, ये दूसरा पार्ट है लैमेला, एक मिनट, लैमेला और सैंडविच मॉडल आया, ठीक है। तो इसको किसने दिया, इसको दिया, इनको देने वाले कौन थे, इनको देने वाले थे डैनियल एंड डेवसन, डैनियल एंड डेवसन। ये एंड का साइन है, कोई कंफ्यूज मत होना कि ये मैम ने क्या बनाया है, ठीक है। डैनियल एंड डेवसन। और दूसरा है क्या, फ्लूइड मोजाइक मॉडल, जो कि दिया था किसने, सिंगर एंड निकल्सन ने। दूसरा है क्या, फ्लूइड मोजाइक मॉडल 1972 में डिस्कवर हुआ था। इसको देने वाले कौन थे साइंटिस्ट, सिंगर एंड निकल्सन, ठीक है। तो ऐसे और भी मॉडल्स हैं। तो फिर क्या हुआ कि जैसे मान लो मैंने ये मॉडल लिखाया, ये मॉडल लिखाया, तो क्या हुआ बाद में कि लाइक सारे मॉडल सक्सेसफुल नहीं हुए, सारे मॉडल्स वो प्रूफ नहीं कर पाए। तो फिर क्या हुआ कि ये मॉडल रिजेक्ट हो गया और ये मॉडल को एक्सेप्ट किया गया। ये मॉडल क्यों किया गया एक्सेप्ट, कि उन्होंने बताया था ये फ्लूइड मोजाइक मॉडल का अपीयरेंस कैसा होता है, ऐसा। ठीक है। और अभी देखो मैंने आपको क्या बताया था कि प्रोटीन एंड लिपिड का अरेंजमेंट कैसा होता है, PLLP, है ना। तो ये आपका क्या पार्ट है, ये आपका है प्रोटीन पार्ट, प्रोटीन, ये आपका है लिपिड पार्ट, फिर ये आपका क्या है लिपिड पार्ट, फिर ये आपका क्या है प्रोटीन पार्ट, ठीक है। तो आ गया PLLP वाला अरेंजमेंट। और ये कौन सा मॉडल में प्रूफ हुआ, ये प्रूफ हुआ फ्लूइड मोजाइक मॉडल में। तो इसीलिए ये मॉडल एक्सेप्ट किया गया और बाकी सब रिजेक्ट नहीं हुए। बट अकॉर्डिंग टू दी बायोलॉजी एंड अकॉर्डिंग टू योर बुक, आपको जो मॉडल्स एक्सेप्ट नहीं हुए तो उसके भी नाम याद करने हैं, और जो एक्सेप्ट हुए उसके तो एकदम याद करने हैं, ठीक है। अभी हमने पढ़ लिया कि किसका मॉडल एक्सेप्ट हुआ। अब क्या है कि इसका जो फ्लूइड नेचर है, फ्लूइड मोजाइक मॉडल, फ्लूइड मतलब क्या, फ्लूइड मतलब कि गाढ़ा लिक्विड, मोजाइक मतलब क्या, मोजाइक इज़ अ फॉर्म ऑफ आर्ट, जिसमें क्या होता है कि लाइक आपको ना ऐसे टूटे फूटे आर्ट करके ग्रुप में बना करके आपको दिए जाते हैं। लाइक ऐसे टूटे फूटे आर्ट रहते हैं, जैसे मान लो कि मुझे सर्कल बनाना है, तो इसके अंदर मैंने ऐसे ऐसे काट छूट करके पेपर्स भर दिए हैं और ये सर्कल के फॉर्म में पूरा फिल कर दिया है, तो ये हो जाएगा मेरा मोजाइक पेंटिंग, इसी को कहते हैं मोजाइक फॉर्म, ठीक है। तो अपार्ट फ्रॉम दिस मैं बस आपको समझा रही थी कि फ्लूइड मतलब क्या होता है, मोजाइक मतलब क्या होता है और मॉडल मतलब क्या होता है। चलिए अब हम लोग आते हैं कि इसका जो फ्लूइड नेचर है तो उससे क्या अपने को फ़ायदा हुआ,
ठीक है। तो उसके फ्लूइड नेचर से क्या हुआ कि लाइक वो सेल के फंक्शन में काफ़ी हेल्पफुल होने लगा। और किस किस फंक्शन में वो हेल्प करता है? सेल ग्रोथ में, सेल डिवीजन में, फिर मैंने बताया था कि आपको इंडोसाइटोसिस में। और इंडोसाइटोसिस क्या था? इंडोसाइटोसिस इज द प्रोसेस जिसमें कि सेल मेम्ब्रेन के फ्लेक्सिबल नेचर की वजह से वो अपना फूड इनगल्फ कर पाता है, ले पाता है। और मैंने एग्जाम्पल में अभी बताया था क्या? अमीबा। ठीक है, ये सब चीज़ें याद रखनी है, अभी मैं लिखाती हूँ। फिर उसके बाद क्या होता है कि फ्लूइड नेचर की वजह से आपको इंटरसेल्यूलर जंक्शन में भी हेल्प होता है, फिर उसके बाद सिक्रीशन में भी हेल्प करता है। तो चलिए अभी हम लोग यहाँ पर कंटिन्यू करते हैं दैट ये पार्ट लिखने के बाद आपको ये बनाना है, ठीक है। उसके बाद फिर ये पार्ट लिखना है। तो डिपेंडिंग ऑन the fluid nature cell depending on the fluid nature cell helps in cell division, सॉरी सेल नहीं, इट लिख दो आप। इट मतलब क्या? फ्लूइड नेचर। इट हेल्प्स इन सेल डिविजन, सिक्रीशन, इंडोसाइटोसिस, सेल ग्रोथ, एक्सेट्रा। ठीक है, यहाँ तक हमने देख लिया। अब उसके बाद क्या किस चीज़ के बारे में बात करेंगे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मूवमेंट। ठीक है, जब वो मॉलिक्यूल्स को पास करता है, ट्रांसपोर्ट करता है, तो डिफरेंट वेज होते हैं। तो जिस पार्ट में सेल को एनर्जी नहीं चाहिए, कोई चीज़ नहीं चाहिए कि उसको पुश करे, कोई न्यूट्रल मॉलिक्यूल है और वो चाहता है अंदर घुसना, और वो मतलब कि उसको ग्रीन टिक मिल गया कि आप आ सकते हो अंदर, बट मेरे को एनर्जी नहीं चाहिए। तो सेल को जब एनर्जी नहीं चाहिए तब वो क्या करेगा? तब वो पैसिव ट्रांसपोर्ट का यूज़ करेगा। तो पहले आप एक बार रिवाइंड कर लो फटाफट से। हमने क्या पढ़ा था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ट्रांसपोर्ट करना होता है, तो वो सबको नहीं ट्रांसपोर्ट करने देता है, अपने आप को अंदर, जब सब चीज़ों को अंदर नहीं जाने देता है, तो वो क्या है? वो है सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। अब कुछ कुछ गिने चुने चीज़ों को वो अंदर आने देगा और उसमें एनर्जी की ज़रूरत नहीं है, तो उसको क्या कहेंगे? उसको कहेंगे पैसिव ट्रांसपोर्ट। फिर उसके बाद कोई ऐसा मटेरियल है जिसमें कि उसको एनर्जी की ज़रूरत है, फ्रॉम लाइक हमने पैसिव में क्या पढ़ा था? फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन। अगर वाटर एक्सचेंज हो तो उसको कहेंगे ऑस्मोसिस, है ना। फिर उसके बाद अगर एनर्जी की ज़रूरत है तो क्या करेंगे? लो टू हाई कॉन्सेंट्रेशन जब चीज़ जाएगी तो क्या होगा? वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट। जैसे कि आप एग्जाम्पल में सोडियम पोटेशियम पंप लोगे। ठीक है, ये सब मैंने बताया, अभी मैं लिखती हूँ। आप तब तक की रिवाइंड करो कि मैंने क्या क्या बताया अभी ट्रांसपोर्ट वाले में, किन किन चीज़ों में एक्टिव ट्रांसपोर्ट और किन किन चीज़ों में पैसिव ट्रांसपोर्ट चाहिए। एग्जाम्पल बताना मुझे, लाइक अगर नहीं आ रहा है सोच के रखो। अभी मैं आपको बताऊंगी सब कुछ, सब चीज़ आई विल राइट ऑन द बोर्ड। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है। ठीक है, अब जब ये सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है मतलब कि इसको कुछ कुछ पार्टिकल्स अंदर लेकर जाने हैं, तो molecules move inside without any form of energy। तो उसको क्या कहेंगे? बिना एनर्जी के क्या जो ट्रांसपोर्ट है तो उसको क्या कहते हैं? पैसिव ट्रांसपोर्ट। यस, पैसिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, अब उसके बाद मॉलिक्यूल्स
move inside with a form of energy, मतलब कि क्या, from low concentration to high concentration। तो उसको क्या कहेंगे, जिसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट है लो टू हाई जाए, वो कहेगा क्या, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, अभी अगर मैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट का एग्जाम्पल बोलूँ तो आपको क्या आएगा, एग्जाम्पल सोडियम पोटेशियम पंप। ठीक है, अब ये क्या होता है वो हम लोग अभी नहीं पढ़ेंगे, बट आगे पढ़ेंगे 12th में। अभी इसका फर्दर आपको नहीं जानना है। फिर उसके बाद मैंने क्या बताया था आपको कि अगर वाटर का मूवमेंट हो बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन तो उसको क्या कहेंगे, ऑस्मोसिस। ठीक है, अब इसके साथ हमारा जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का टॉपिक है वो होता है ख़त्म। अब अगली क्लास में हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। होप कि आप लोगों को अभी तक जितना मैंने समझाया है वो सारी बातें समझ में आई होंगी, और अगर कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर पूछना। आई विल आंसर ऑल द क्वेश्चंस, और आई होप कि आप आगे बने रहें और अपनी पढ़ाई पे ध्यान दें। सरस्वती पूजा, ऑल द फेस्टिवल इज़ ओवर, अभी बैक टू पढ़ाई, एग्ज़ाम आने वाला है, कॉन्सेंट्रेट करो। फन मज़े चलते रहते हैं बट पढ़ाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए आज के लिए लेट्स टेक अ लीव नाउ। ऑल द बेस्ट बच्चों, सो बाय बाय एंड टेक केयर।